हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉर्क की बात की थी और हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी, है ना, कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम टॉर्क को रख दे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ना कि फोर्स लगेगी। तो वो सारा सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, और एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो आज का लेक्चर हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सो ध्यान से एकदम केयरफुली समझना है। आई विल सजेस्ट कि जो प्रीवियस लेक्चर है एक बार आप उनको देख के तब आज का लेक्चर कंटिन्यू करो, है ना, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हेडिंग लगाओ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। देखो, आप कुछ लोग समझ रहे होंगे, है ना, कि एरिया है। अभी तक तो हम एरिया की स्केलर क्वांटिटी समझते थे कि हम जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, स्क्वायर का एरिया निकालना होता था, है ना, या फिर और भी हमें कोई 2D सरफेस गिवन था, उसका एरिया निकालना होता था, है ना। 3D में क्या एरिया निकलते हैं, नहीं वॉल्यूम निकलते हैं ना। तो सरफेस एरिया निकलता है, फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। तो देखो, अब एरिया है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज आज हम प्रूव करेंगे कि जो हमारा एरिया है वो डायरेक्शन भी बताता है और साथ में मैग्नीट्यूड भी बताता है। तो कैसे बताएगा, देखो, मान लो कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है ना, ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर है। ये हमारा कौन सा एक्सिस, एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस, है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस। इसमें क्या है हमारे पास एक स्क्वायर है ना। इस स्क्वायर की ये वाली साइड कितनी है, ए, नाम दे दिया ए बी सी डी। अब जब स्क्वायर है तो सारी साइड किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी ना, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स हमारी इक्वल होती है। तो ए ए ए ए। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप लोग क्या बताओगे, वही बताओगे ना, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। बिल्कुल। देखो, इसका आंसर ए स्क्वायर ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा, अभी तो आपने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर कर दिया। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एरिया वेक्टर की, तब उस केस में हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आज का लेक्चर पढ़ने के बाद हम एरिया ऑफ स्क्वायर ऐसे निकालेंगे, कैसे, कि जो हमारी ये दो साइड है, इन दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए बी क्रॉस बी सी। देखो, अब ए बी क्रॉस बी सी की वैल्यू क्या है, ए डॉट, बी सी की वैल्यू कितनी है, ए, यानी पीछे एंगल क्या आएगा, साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, स्क्वायर में हर एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री, यानी कि ए साइन 90 डिग्री, यानी कि क्या हुआ, ए स्क्वायर और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 डॉट। डायरेक्शन कौन सी होगी, या तो डायरेक्शन देखो, अब हमारा एक्स वाई प्लेन है ना, जब भी हमारा एक्स वाई प्लेन होता है और हम डायरेक्शन बताते हैं किसकी, एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो प्लेन होता है हमारा, अब जैसे यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, तो जो थर्ड जो बच गया ना हमारा एक्सिस यानी कि जेड बचा हुआ है, तो इसकी जो, अब देखो एक्स एक्सिस में हम डायरेक्शन को आई कैप से डिनोट करते हैं ना, ये तो 11th में पढ़ चुके होंगे। वाई एक्सिस में जे कैप से डिनोट करते हैं और जेड कैप में के कैप से हम डिनोट करते हैं जेड एक्सिस में डायरेक्शन को। तो जब भी हमारा एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग है तो हमारी जो डायरेक्शन वो है वो कैसे होगी, एक तो नॉर्मल होती है यानी कि परपेंडिकुलर कंटेनिंग एक्स वाई प्लेन यानी कि के कैप, या तो प्लस के कैप या फिर माइनस के कैप, या तो ए स्क्वायर प्लस के कैप होगी या तो ए स्क्वायर माइनस के कैप होगी। यानी कि हम एक बात तो समझ गए क्या, कि जो हमारा एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, कि जो हमारा प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे हमने अभी देखा कि हमारा एक्स वाई एक्सिस में हमने स्क्वायर बनाया हुआ था, तो इसमें हमने ए साइन 90 डिग्री लगा दिया, क्योंकि 90 डिग्री एंगल होते हैं, तो ए स्क्वायर या तो प्लस के कैप या माइनस के कैप, क्यों, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर में वहां पे हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। इट मींस जो हमारा एरिया है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों यूज कर रहे हैं हम इसका, इसका जो एप्लीकेशन है वो हम अभी पढ़ेंगे ना, जब हम
गोजला पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पास के लेक्चर में पढ़ ले, लेकिन लेंथी लेक्चर हो गए तो नहीं पढ़ पाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी थोड़ा बहुत इसका यूज होता है एरिया वेक्टर का। तो ये आपको समझ आ गया हो तो आगे क्वेश्चन नोट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन क्या है, इतना आपको समझ आ गया तो आप आगे बड़ी आसानी से कर सकते हो। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। कई बुक में यहाँ पे क्या होता है जेड एक्सिस, वहां पे वाई, यहाँ पे एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हमें पता है कि क्या तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं ना। तो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या हो, हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो, यानी कि ए बी सी डी है ना। ये एल इसकी लेंथ हो, बी इसकी ब्रेड्थ हो। तो अब हमें यहाँ पे एरिया वेक्टर फाइंड करना है, यानी कि क्वेश्चन है क्या कि फाइंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर फाइंड करना है किसका, इस रेक्टेंगल का। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो एरिया वेक्टर ऐसे डिनोट करेंगे, ए के ऊपर वेक्टर। कैसे लिखेंगे, अब एरिया वेक्टर में फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ है ना। और रेक्टेंगल में भी ईच एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, यानी कि लेंथ देखो ऐसे लिखेंगे ना। सबसे पहले तो हम कोई भी दो साइड्स ले लो, अभी तो ये लेंथ है तो ये सामने वाली भी, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। और ये भी है तो ये भी होता है, तो ये ले लो, चाहे ये और ये ले लो है ना। यानी कि हम क्या लेंगे कि ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर है ना। यानी कि ए वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या है हमारी बी है ना, बी सी की वैल्यू क्या है हमारी एल बी एल। और एंगल कितना हमारा 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री। यानी कि एरिया वेक्टर हमारा किसके इक्वल आ गया, एल बी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1 होती है, एल बी। अब डायरेक्शन की बात आई, अभी मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर हमारा जो प्लेन कंटेनिंग होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। हमारा प्लेन क्या है, हमारा एक्स और जेड में है, यानी कि नीचे वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये ऐसे ऐसे है ना। तो अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, वाई कैप वाली, यानी कि जे कैप है ना। एक्स में हमारा आई कैप होता है, जेड में हमारा के कैप होता है और वाई में हमारा जे कैप होता है। तो देखो ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन कंसिस्टिंग है ना, ये वाला जो प्लेन रखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि एक्स में और जेड में रखा हुआ है। तो इसके परपेंडिकुलर हमारा वाई कैप है, या तो वाई कैप में जे कैप, या फिर ऐसे है ना, ये हमारा माइनस जे कैप हो जाएगा ना। तो या तो हमारा ये जो प्लेन है हमारा एक्स जेड प्लेन, इस एक्स जेड प्लेन की या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, ऐसे ही होगा। परपेंडिकुलर तो ऐसे ही बनेगा। तो या तो एल बी हमारा जे कैप होगा, या तो एल बी हमारा माइनस जे कैप होगा है ना। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे एरिया वेक्टर आ गया। अब एक चीज देखो यहाँ पे नोट करने की क्या है कि अभी तक हम क्या बात करते आ रहे हैं, 2D सरफेस की बात करते आ रहे हैं ना, कि एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, वाई एक्स प्लेन हो गया, ऐसे सिर्फ 2D सरफेस की बात करते हैं। तो हमने क्या देखा, 2D सरफेस हमारा ओपन सरफेस होता है। क्यों, क्योंकि हम इसमें परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, इसमें हम अपवर्ड डायरेक्शन में भी बना सकते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना सकते हैं। लेकिन जब हम 3D सरफेस पढ़ेंगे ना, 3 डायमेंशनल सरफेस की जब बात करेंगे, तो उसमें जो हमारा एक एरिया वेक्टर बनता है वो हमेशा आउटवर्ड बनता है, मतलब बाहर की तरफ बनेगा। अब तो जैसे यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में भी बन रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बन रहा है ना। तो एक बात को मैं लिख देती हूँ, अभी और क्वेश्चन करेंगे 3D पे। तो देखो कि फॉर 2D सरफेस, कि जब भी हमारा कैसा हो 2D सरफेस हो, तो 2D सरफेस में हमारा एरिया वेक्टर कैसा होता है कि जो एरिया वेक्टर है वो बोथ डायरेक्शन में बनता है, बोथ डायरेक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन ईच इन बोथ डायरेक्शन टू प्लेन कंटेनिंग, कि जो हमारा प्लेन होता है ना उसके दोनों डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली ड्रॉन होता है, कि एरिया वेक्टर बोथ डायरेक्शन में ड्रॉ होता है। और कैसे, परपेंडिकुलरली ड्रॉन इज बोथ डायरेक्शन टू प्लेन कंटेनिंग, कि जो हमारा प्लेन होगा उसके दोनों डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ओपन सरफेस।
ओपन सरफेस यानी कि हमारा सरफेस हर तरफ से खुला हुआ है कि हम ऊपर से भी इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बात किसकी की हमने भी एरिया वेक्टर की बात की है। अब हम बात करेंगे किसकी 3D सरफेस की। नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो नोट कर लिया तो अब हम किसकी बात करेंगे 3D सरफेस की, है ना। ये हमने किसकी बात की अभी 2D सरफेस। 2D सरफेस मतलब अभी हमने देखा 2D सरफेस यानी कि हमारा ओपन सरफेस। ओपन सरफेस में हमारी जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, दोनों डायरेक्शन में, यानी कि जो परपेंडिकुलर प्लेन कंटेनिंग हमारा XY प्लेन हो गया, YZ हो गया, उसके हमारा परपेंडिकुलर बनता है एरिया वेक्टर और दोनों डायरेक्शन में बन सकता है ना। जबकि अब हम बात करेंगे किसकी 3D सरफेस की। तो देखो 3D सरफेस में क्या होगा 3D सरफेस। अब जब हम 3D सरफेस की बात करेंगे, 3D सरफेस मान लो हमने एक स्फीयर ले लिया, हमने क्या ले लिया स्फीयर ले लिया है ना। तो स्फीयर की बात करें हम तो स्फीयर में मान लो ये सेंटर है हमारा, ओ पॉइंट है ना। तो स्फीयर के अंदर हमारा जो नॉर्मल होता है, देखो अभी मैंने बताया 3D सरफेस को हम बोलेंगे क्लोज सरफेस, है ना। 3D सरफेस को क्या बोलेंगे हम क्लोज सरफेस बोलेंगे। क्लोज सरफेस मतलब हमारा जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि जो एरिया वेक्टर होगा तो वो कैसे होगा ओनली आउटवर्ड एरिया वेक्टर इज कंसिडर्ड। कि 3D जो केस होते हैं ना हमारे उसमें केवल हम जो आउटवर्ड एरिया वेक्टर होते हैं उनको कंसिडर करते हैं ना। यानी कि मान लो ओ से अब जो हमारा स्फीयर होता है उसमें हमारा जो नॉर्मल होता है यानी कि परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है ना, ऐसे। यानी कि यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा इसके सरफेस से, यानी कि परपेंडिकुलर हो गए, कहीं पे भी बना लो आप लोग, है ना। परपेंडिकुलर होता है ऐसे, कहीं पे भी सेंटर से पास होगा लेकिन बाहर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ आता नहीं दिखाई देगा। मान लो मैं एक क्यूब बनाऊं, है ना, क्यूब बनाऊं या क्यूबॉइड बनाऊं, ये देखो एक मैंने क्या बना दिया क्यूब बना दिया है ना। ये क्या बन गया क्यूब बन गया, है ना, ऐसे। तो मान लो मैं ये सबसे टॉप वाली सरफेस लूं, सबसे जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, हमारा जो रूम होता है वो भी क्यूब या क्यूबॉइड शेप का होता है, तो सबसे ऊपर वाली जो सरफेस लूं उसका, तो इसमें अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो कैसे बनेगा। अभी मैंने क्या बताया कि ओनली आउटवर्ड एरिया वेक्टर इज कंसिडर्ड, यानी बाहर की तरफ। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो प्लेन हो गया हमारा, मान लो ये कौन सा प्लेन है, ऐसे है ना, मान लो ये हमारा ऐसे प्लेन हो, कौन सा प्लेन हो, ये हमारा XZ प्लेन हो, है ना, XZ प्लेन हो। तो हमारा XZ प्लेन के अंदर परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, हमारा Y में बनता है ना। डायरेक्शन हम किसकी लेते हैं Y की लेते हैं, परपेंडिकुलर थर्ड वाले का ना डायरेक्शन लेते हैं। तो देखो अब इस पे परपेंडिकुलर कैसे बना, ऐसे बाहर की तरफ, यानी कि ये हमारा क्या हो गया एरिया वेक्टर हो गया, यानी कि आउटवर्ड है। हम इसके अंदर की डायरेक्शन में नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि 3D सरफेस है हमारा, क्लोज सरफेस होता है, इसमें हम केवल एक ही डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, दैट इज आउटवर्ड एरिया वेक्टर, दैट इज आउटवर्ड एरिया वेक्टर। अब मान लो मैं ये वाली साइड वाली लूं, है ना, तो साइड वाली में कैसा हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, है ना। ये हमारा कौन सा केस था, क्यूब का केस था। ये हमारा कौन सा केस है, स्फीयर का केस है। मान लो मैं किसका लूं, सिलेंडर का केस लूं, ये हमारा क्या हो गया सिलेंडर, है ना, ये क्या हो गया हमारा सिलेंडर 3D सरफेस। तो देखो अब इसमें क्या हो गया कि ये हमारा टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस में क्या मैं अब एरिया वेक्टर ऐसे बना सकती हूँ, नहीं बना सकती। मैं एरिया वेक्टर कैसे बनाऊंगी, ऐसे बाहर की तरफ बनाऊंगी। तो ये मेरी किसकी डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। साइड से बनाऊं, मान लो ये हमारा ये इसके अंदर बीच ये यहाँ पे क्या है, इतनी रेडियस है ना, सेंटर। तो ये मान लो सिलेंडर है, तो इसके चारों तरफ ये जो चारों तरफ का एरिया है ये वाला, है ना, ये वाला साइड, ये वाला, तो इसके भी एरिया वेक्टर हमारा बाहर की तरफ होगा, यानी कि ऐसे, है ना, इसके ऐसे। ये नीचे वाला सरफेस है इसके नीचे की तरफ, मतलब बाहर की तरफ। जो ये हमारी बॉडी होगी 3D बॉडी, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में, ना, इसके अंदर की तरफ हम नहीं बना सकते। तो ये क्या था हमारा 3D सरफेस का कंसेप्ट था, एरिया वेक्टर का। नोट करो फिर आगे पढ़ते हैं हम। तो देखो इतना नोट कर लिया, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अब, इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है। थोड़ा बहुत आइडिया होगा आप सभी को, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो एरिया वेक्टर समझ आया, 2D सरफेस यानी कि हमारा ओपन सरफेस होता है ना, दोनों साइड हम अपने
अपने एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, जबकि 3D में हम केवल आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं ना। तो हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग कैसे पास हो रही हो? परपेंडिकुलर, पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। कि हमारे पास कोई भी एक प्लेन सरफेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलरली पास हो रही हो। जैसे मान लो हमारे पास ये एक प्लेन सरफेस है, ना, ऐसे हमारी फील्ड लाइंस पास हो रही हो, ऐसे हमारी क्या हो रही हो? फील्ड लाइन पास हो रही हो, है ना। ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये जो हमारा प्लेन सरफेस है, मान लो ऐसे हमारा कोई प्लेन सरफेस है ना, तो इसके यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस पास हो रही हो, ऐसे परपेंडिकुलरली हमारी फील्ड लाइंस पास हो रही हो। तो ये हमारी क्या होगी? देखो ये हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ना। एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में हमारी क्या है? ये फील्ड लाइन है ना। एरिया वेक्टर कैसे होता है? परपेंडिकुलर बनता है प्लेन सरफेस के। तो ये प्लेन सरफेस है ना, ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और इसी डायरेक्शन में हमारा क्या जा रहा है? एरिया वेक्टर जा रहा है। तो अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं इस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इसकी इंटेंसिटी को ज्यादा कर दूं, यानी कि इसको स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं मैं, तो क्या ये जो फील्ड लाइन से पास नहीं आ जाएगी? है ना। यानी कि ये जो हमारा प्लेन सरफेस था, अगर मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी ना, यानी कि फील्ड लाइन बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी कि ये जो सरफेस था जहाँ पहले सिर्फ 2 जा रही थी, यानी कि यहाँ पे ऐसे मान लो, है ना, मान लो 1 2 3 4 फील्ड लाइन जा रही थी यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होता हमारा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता? 1 2 3 4, यानी 4 कि जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही हो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली, है ना, वो हमारा क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मुझे बताओ, जो मैंने यहाँ पे इंटेंसिटी क्या कर दी? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या कर दिया? स्ट्रॉन्गर कर दिया, है ना, फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दी। तो मुझे बताओ, जो फील्ड लाइंस है हमारी, जो फील्ड लाइन पास होगी उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी फील्ड लाइंस डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने स्ट्रॉन्ग बनाया, तो पहले 4 जा रही थी ना, तो अब उसका डबल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि डबल, तो उससे तो ज्यादा ही जाएगी, है ना। तो अब देखो कितनी जा रही है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब हमारा जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। यानी कि अब हमें एक चीज तो क्लियर हो गई यहाँ से कि जो हमारा फ्लक्स है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो? इलेक्ट्रिक फील्ड के। दूसरी बात, अगर मैं एरिया की करूं, अगर मैंने ये एक्स वाई प्लेन का एरिया भी इतना था, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं तो जितनी भी फील्ड लाइन इसके बाहर से जा रही थी वो भी जाएगी। कि अब मैंने मान लो इसका एरिया बड़ा कर दिया, है ना, अब मैंने मान लो इसका एरिया इतना कर दिया, तो इसके अंदर से तो पता नहीं कितनी सारी फील्ड लाइन जाएगी। एक तो मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, है ना, स्ट्रॉन्गर बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो फील्ड लाइन वैसे इंक्रीज हो गई। दूसरा, मैंने जो एक प्लेन सरफेस लिया था इसको एरिया एक्सटेंडेड कर दिया, तो और ज्यादा फील्ड लाइन गई, तो हमारा फ्लक्स क्या होगा? उस केस में इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन सरफेस, की परपेंडिकुलरली उस सरफेस से पास हो। तो यहाँ पे देखो फ्लक्स है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी बताती हूँ। मैं यहाँ पे ई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर भी लिख सकती थी, है ना, साइन थीटा वाला कंपोनेंट भी। डॉट का मतलब क्या है कि इसके साथ कोस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, यानी कि ई ए कोस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आएगा। इसका मतलब यही हुआ, है ना। यहाँ पे मैंने साइन थीटा वाला कंपोनेंट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया वो मैं बताती हूँ। अभी देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ आ गया होगा, कैसी क्वांटिटी हमारी? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि देखो केवल वैल्यू बता रही है ना कि कितने एरिया में से कितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास हो रही है ना। जस्ट हमें यही पता चल रहा है इसको पढ़ने में, यानी कि ये हमारी कैसी क्वांटिटी है?
स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है हमारी? स्केलर क्वांटिटी। इतना नोट करो, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ई ए कोस थीटा है ये हमारा कैसे है। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो देखो अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा ई ए कोस थीटा है, हमने यही कंपोनेंट क्यों लिया। थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देती हूँ, है ना। देखो क्यों लिया अभी बताती हूँ। ए कोस थीटा, मान लो अभी ये हमारा सरफेस है ना, ये हमारा सरफेस है ना। यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलरली हमारा कैसे पास, क्या पास होगा? हमारा एरिया वेक्टर पास होगा, है ना। एरिया वेक्टर मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, स्टार्टिंग में लेक्चर के ना। ये हमारा ऐसे एरिया वेक्टर पास हो रहा है। अभी मान लो हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो ऐसे है ना, ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर पास हो रहा है। और मान लो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन इस बार ऐसे है, ऐसे ऐसे क्या है? हमारी फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा बन रहा है थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच इस बार हमारा एंगल कौन सा बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो अब मुझे बताओ इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो ई एक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, कि ये जो ई है ना, इसका ये देखो थीटा एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर के साथ। तो एरिया वेक्टर के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस ई का कौन सा कंपोनेंट इस सरफेस को बिल्कुल बीचों बीच पास कर जाए। जैसे मान लो ये ई है, ये थीटा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा इसका? ई कोस थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? ई कोस थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट होगा इसका? ई साइन थीटा। तो अब हम ई साइन थीटा को लेंगे? नहीं लेंगे, हम ई कोस थीटा को लेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एरिया वेक्टर के अलोंग जाए, जैसे इस केस में हमारा एरिया वेक्टर ऐसे था, फील्ड लाइन भी ऐसी थी, तो जो एरिया वेक्टर के अलोंग जो हमारी फील्ड लाइन पास होती है ना, हम फ्लक्स में केवल उसी को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये एक सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है, ऐसे हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ना, ऐसे हमारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। मान लो ये हमारा एक सरफेस था, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये जो मार्कर है, ये हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। बात किसकी कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो, है ना, ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो, तो ये वाला कंपोनेंट है, ये तो हमारा कौन सा हुआ? साइन थीटा। और एरिया वेक्टर के अलोंग कौन सा कंपोनेंट हुआ? हमारा कोस थीटा। तो इस एरिया वेक्टर के अलोंग कौन सा जा रहा है? हमारा कोस थीटा। यानी ये जो सरफेस है इसके बिल्कुल देखो चीरता हुआ जा रहा है, बिल्कुल बीचों बीच एरिया वेक्टर है ना, जबकि ये वाला जो कंपोनेंट है इस सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है, ऐसे टच करता हुआ हमारा साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो क्या जो टच करता हुआ कंपोनेंट जाएगा हम उसको लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, कि ये जो सरफेस था इसके परपेंडिकुलरली एरिया वेक्टर था, ये हमारा ऐसे जा रहा था, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है ई, इसका ये वाला कोस थीटा होगा, ये साइन थीटा। तो कोस थीटा इसको परपेंडिकुलरली इस सरफेस को देख परपेंडिकुलरली कट करते जा रहा है, तो हम कौन सा लेंगे इसका कंपोनेंट? परपेंडिकुलर वाला लेंगे। देखो वहां पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। परपेंडिकुलर कौन सा? ई कोस थीटा। यानी कि हमारा जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या आएगा? ई डॉट है, यानी ई ए कोस थीटा। नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखो इतना हो गया, तो अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाकी जो इस पे न्यूमेरिकल लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना। वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा केवल न्यूमेरिकल्स का ही होगा, है ना, अलग से। ये हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर था, है ना। तो देखो अगर इतना समझ आ गया आपको कि हमारा जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला ई ए कोस थीटा होता है, तो अब देखो क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लो। हमारा क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन क्या है कि मान लो एक प्लेन सरफेस है हमारे पास, है ना, ऐसे रखा हुआ है हमारा प्लेन सरफेस। ये हमारा कोई भी प्लेन सरफेस है, यहाँ से हमारी फील्ड लाइन पास हो रही है बिल्कुल इसको बीचों बीच, यानी कि ऐसे, है ना, ऐसे प्लेन सरफेस रखा हुआ है और ये हमारी ऐसे फील्ड लाइन पास हो रही है यहाँ से, है ना। एक सरफेस हमारे पास ऐसे रखा हुआ है, ये मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है ना, ये मान लो हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में से ऐसे फील्ड लाइन पास हो रही है ना। और एरिया वेक्टर इसमें देखो, एरिया वेक्टर
एरिया वेक्टर कैसे है, इसमें परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर क्या है इसके, परपेंडिकुलर। मान लो ऐसे, इस बार पहले तो ऐसे रखा हुआ था है ना, और यहाँ से ऐसे, इसको बीचों बीच हमारी क्या हो रही थी, फील्ड लाइन पास हो रही थी। इस बार हमारा सरफेस ऐसे रखा हुआ है सामने, ऐसे इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन पास हो रही है, सामने की तरफ हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है। मतलब ये जो सरफेस है हमारा, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है, और इसके ऐसे हमारे क्या है, फील्ड लाइंस। ये हमारे पास सरफेस था है ना, ये देखो सरफेस रखा हुआ है, इसके यहाँ से क्या जा रही है, हमारी फील्ड लाइन जा रही है, और इसके बाहर की तरफ हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है ना। इसमें कैसे था, इसमें हमारी सीट ऐसे रखी हुई थी, प्लेन सरफेस ऐसे रखा हुआ था, इसी डायरेक्शन में हमारी फील्ड लाइन थी, और इसी डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड डायरेक्शन यही हुआ, इसी डायरेक्शन में हमारा क्या है, एरिया वेक्टर, यानी इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, इसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एरिया वेक्टर ऐसे है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि दोनों में से किस में से ज्यादा फ्लक्स पास होगा, यानी कि फ्लक्स इन दोनों फिगर में से किसका ज्यादा होगा। तो देखो इसमें फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कोस थीटा है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात करें। अब देखो मैं ई क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हम जब फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे, थर्ड फोर्थ यूनिट, उसमें हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा है ना, उसके इसमें मैग्नेटिक आता है, तो उसमें हम बी से डी नोट करेंगे है ना। तो इस बार हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वो तब हम बात करेंगे, तब बताऊंगी मैं है ना। देखो इलेक्ट्रिक प्लस ई ए कोस थीटा है ना, यानी कि ई ए अब कोस थीटा, थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो अब देखो थीटा हमेशा किसके अलोंग बनता है, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा, ई ए कोस थीटा, यानी ये जो हमारा थीटा है ये ऑलवेज हमारा ई और ए इन दोनों के बीच बनता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि मैं यहाँ पे एक बात लिख दूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट कंसीडर होगा जो कौन सा कंपोनेंट कंसीडर होगा, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, यानी कि हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है, हमारा ई ए कोस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देखो हमने जब इसका प्रूफ की बात कर रहे थे उसमें ई ए साइन थीटा, ई ए कोस थीटा, क्या हम ई ए साइन थीटा कंसीडर कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो, जो उसको परपेंडिकुलरली कट करता हो है ना, और एरिया वेक्टर में हमारा परपेंडिकुलर कट करता है सरफेस को, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो। अब देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, यानी कि थीटा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 है, तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि हमारा फ्लक्स कितना आया, ई ए। अब इस केस में जरा मुझे बताओ कि फ्लक्स की वैल्यू क्या ई ए ही आएगी, नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि देखो फ्लक्स ई ए कोस थीटा, और इस बार थीटा कितना है, देखो थ्योरेटिकली भी प्रैक्टिकली भी हम देख के बता सकते हैं, इसके इसमें 0 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें इस बार ऐसे प्लेन सरफेस रखा हुआ है, हमारा सरफेस ऐसे है ना, हमारा एक्स वाई प्लेन, अब एक्स वाई प्लेन ले लो, वाई जेड प्लेन ले लो, यानी कि हमारे पास सीट है, एक सीट मान लो है ना, तो अब यहाँ से फील्ड लाइन पास हो रही है, यानी कि ये सरफेस बिल्कुल इसको सरफेस को टच करते हुए यहाँ से ऐसे फील्ड लाइन पास हो रही है, और एरिया वेक्टर ऐसे है ना, सामने की तरफ, कैमरे की तरफ एकदम ऐसे हमारा ये एरिया वेक्टर और ये हमारी फील्ड लाइन, दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना, तो 90 डिग्री कोस 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री हमारा कितना होता है, 0, यानी कि इस केस में हमारे फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। वैसे भी हम बता सकते हैं इस क्वेश्चन को देख के, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारी सीट थी, ये हमारा एरिया वेक्टर था, उस केस में हमारा क्या है, उस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके सरफेस के टच करता जा रहा है, क्या इस सरफेस को कट करता जा रहा है, जैसे इस केस में ऐसे था, बिल्कुल ये सीट ऐसे रखी हुई थी और इसके बीचों बीच हमारा कट करते हुए फील्ड लाइन जा रही थी है ना, ऐसे बिल्कुल सेंटर से, तो इस केस में कट करे तो इस केस में सरफेस को जस्ट ग्रेज करता हुआ, यानी कि सरफेस को टच करता हुआ जा रहा है, तो उस केस में हमारे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यहीं पे हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं, हमारा जो आज का लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा केवल न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, गॉस लॉ की बात करेंगे, गॉस थ्योरम है। सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर में ये सारे जो भी हम पढ़ रहे हैं है ना,
तो ये कंप्लीट यूनिट ही इम्पोर्टेंट है, मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि कोई भी लेक्चर मिस करने लायक नहीं है। सारे जो टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, IIT जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। तो सभी लेक्चर को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं, इसके बाद हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे गॉस लॉ के अंदर, जिसमें हम लाइन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब हमारी पैरेलल सीट में हो, पैरेलल सीट ले हम, उस केस में क्या होगा, है ना। जब हमारा जो लाइन चार्ज है उस केस में क्या होगा, सरफेस चार्ज के केस में क्या होगा, सेल की केस में क्या होगा। तो ये सारी बातें हम अपकमिंग लेक्चर में करने वाले हैं। सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।